सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सचिन खेवाल आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जामिन लाइफ पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिटन बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। और अभी तक हम चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 9 से शुरू करते हैं। चैप्टर 9। सज्जनों, मैं मजाक कर रहा हूँ और मैं खुद भी जानता हूँ कि मेरे गोल चुटकुले शानदार नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी हर चीज़ का मजाक के तौर पर ले सकता है। मैं शायद विरोध में मजाक कर रहा हूँ। सज्जनों, मैं सवालों से परेशान हूँ, मेरे लिए उनका जवाब दें। उदाहरण के लिए, आप लोगों को उनकी पुरानी आदतों से मुक्त करना चाहते हैं और विज्ञान और अच्छी समझ के अनुसार उनकी इच्छा शक्ति में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं न केवल यह संभव है, बल्कि यह भी कि उस तरह से मनुष्य में सुधार करना वांछनीय है? और आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्तियों में सुधार की आवश्यकता है? संक्षेप में, आप कैसे जानते हैं कि इस तरह के सुधार से मनुष्य को लाभ होगा? और मामले की जड़ तक जाने के लिए आप इतने सकारात्मक रूप से क्यों आश्वस्त हैं कि तर्क और अंगणित के निष्कर्षों द्वारा गारंटी कर्त उसके वास्तविक सामान्य हितों के विरुद्ध कार्य न करना निश्चित रूप से मनुष्य के लिए हमेशा फायदेमंद है और हमेशा मानव जाति के लिए एक कानून होना चाहिए? अब तक आप जानते हैं, यह केवल आपकी धारणा है। यह तर्क का नियम हो सकता है, लेकिन मानवता का नियम नहीं। सज्जनों, शायद आपको लगता है कि मैं पागल हूं। मुझे अपना बचाव करने की अनुमति दें। मैं सहमत हूं कि मनुष्य सर्वोपरि रूप में एक रचनात्मक प्राणी है, जो किसी वस्तु के लिए सचेत रूप से प्रयास करने और इंजीनियरिंग में संलग्न होने के लिए पूर्व निर्धारित है, यानी निरंतर और अनंत काल तक नई सड़कें बनाना, जहां भी वे ले जाए। लेकिन जिस कारण से वह कभी कभी अलग दिशा में जाना चाहता है, वह शायद सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि वह सड़क बनाने के लिए पूर्व निर्धारित है। और शायद प्रत्यक्ष व्यवहारिक मनुष्य चाहे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कभी कभी उसके मन में यह विचार आता है कि मार्ग लगभग हमेशा कहीं ना कहीं जाता ही है, और जिस मंजिल पर वह जाता है वह उसे बनाने की प्रक्रिया से कम महत्वपूर्ण है। और मुख्य बात यह है कि अच्छे आचरण वाले बच्चे को इंजीनियरिंग का तिरस्कार करने से बचाया जाए और इस तरह घातक आलस्य का रास्ता दिया जाए, जो जैसे कि हम सभी जानते हैं सभी बुराइयों की जननी है। मनुष्य को सड़कें बनाना और सृजन करना पसंद है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन उसे विनाश और अराजकता से भी इतना गहरा प्रेम क्यों है? मुझे यह बताओ। लेकिन उस बिंदु पर मैं स्वयं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं है कि उसे अराजकता और विनाश पसंद है? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि उसे कभी कभी यह पसंद भी होता है, क्योंकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और अपने द्वारा बनाए जा रहे भवन को पूरा करने से सहज रूप से डरता है। कौन जानता है, शायद वह उस भवन को केवल दूर से ही प्यार करता हो और करीब से उससे किसी भी तरह से प्यार नहीं करता हो। शायद उसे सिर्फ इसे बनाना पसंद है और वह इसमें रहना नहीं चाहता। लेकिन जब यह बन जाएगा तो इसे चींटियों, भेड़ों और इसी तरह के दूसरे जानवरों के इस्तेमाल के लिए छोड़ देगा। अब चींटियों की पसंद बिल्कुल अलग है। उनके पास उस पैटर्न की एक शानदार इमारत है जो हमेशा के लिए बनी रहेगी, चींटियों का ढेर। चींटियों के ढेर के साथ चींटियों की सम्मानित जाति की शुरुआत हुई और चींटियों के ढेर के साथ ही शायद उनका अंत भी होगा, जो उनकी दृढ़ता और समझदारी का सबसे बड़ा श्रेय है। लेकिन मनुष्य एक तुच्छ और असंगत प्राणी है और शायद एक शतरंज खिलाड़ी की तरह खेल की प्रक्रिया को प्यार करता है, न कि उसके अंत को। और कौन जानता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद पृथ्वी पर एकमात्र लक्ष्य जिसके लिए मानव जाति प्रयास कर रही है, दूसरे शब्दों में जीवन में ही प्राप्ति की इस निरंतर प्रक्रिया में निहित है, न कि प्राप्त की जाने वाली वस्तु में, जिसे हमेशा एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए, उतना ही सकारात्मक जितना कि 2 और 2 4 होते हैं। और ऐसी सकारात्मकता जीवन नहीं है सज्जनों, बल्कि मृत्यु की शुरुआत है। वैसे भी मनुष्य हमेशा से इस गणितीय निश्चितता से डरता रहा है और मैं अब इससे डरता हूं। माना कि मनुष्य उस गणितीय निश्चितता को खोजने के अलावा कुछ नहीं करता, वह समुद्र पार करता है, खोज में अपने जीवन का बलिदान करता है, लेकिन सफल होने के लिए, वास्तव में इसे पाने के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह डरता है। उसे लगता है कि जब वह इसे पा लेगा तो उसके लिए खोजने के लिए कुछ नहीं होगा। जब कामगार अपना काम खत्म कर लेते हैं तो उन्हें कम से कम उनका वेतन तो मिलता है। वे शराब खाने जाते हैं, फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और 1 सप्ताह तक व्यस्त रहती हैं। लेकिन मनुष्य कहाँ जा सकता है? वैसे भी जब वह ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है तो उसके बारे में एक निश्चित अजीबता देखी जा सकती है। उसे पाने की प्रक्रिया पसंद है, लेकिन पाने की प्रक्रिया उसे पसंद नहीं है। और यह जाहिर है बहुत बेतुका है। वास्तव में मनुष्य एक हास्यप्रद प्राणी है। ऐसा लगता है कि इसमें एक तरह का मजाक है, लेकिन फिर भी गणितीय निश्चितता आखिरकार कुछ असहनीय है। 2 और 2 4 मुझे सिर्फ एक तरह की धूर्तता, एक तरह की धृष्टता लगती है। 2 और 2 4 एक चुलबुला बदमाश है जो हाथ जोड़कर खड़ा है, आपका रास्ता रोक रहा है और थूक रहा है।
मैं मानता हूँ कि 2 और 2 4 एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अगर हमें हर चीज़ को उसका हक देना है, तो 2 और 2 5 कभी-कभी बहुत आकर्षक चीज़ लगती है। और आप इतने दृढ़, इतने विजयी ढंग से क्यों आश्वस्त हैं कि केवल सामान्य और सकारात्मक, दूसरे शब्दों में केवल वही जो कल्याण के लिए अनुकूल है, मनुष्य के लाभ के लिए है? क्या लाभ के मामले में तर्क गलत नहीं है? क्या मनुष्य शायद कल्याण के अलावा किसी और चीज़ से प्रेम नहीं करता? शायद वह दुःख से भी उतना ही प्रेम करता है। शायद दुःख उसके लिए कल्याण जितना ही बड़ा लाभ है। मनुष्य कभी-कभी असाधारण रूप से, जुनूनी रूप से दुःख से प्रेम करता है और यह एक तथ्य है। इसे साबित करने के लिए सार्वभौमिक इतिहास का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने आप से पूछें कि क्या आप एक मनुष्य हैं और आपने कभी जीवन जिया है? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय का सवाल है, केवल कल्याण की परवाह करना मुझे पूरी तरह से अशिष्ट लगता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कभी-कभी चीज़ों को तोड़ना बहुत सुखद भी होता है। मैं ना तो दुःख के पक्ष में हूँ और ना ही कल्याण के पक्ष में हूँ। मैं अपनी मनमानी के पक्ष में हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इसकी गारंटी के पक्ष में। पीड़ा का अर्थ है संदेह, निषेध, और यदि इसके बारे में कोई संदेह हो तो क्रिस्टल के महल का क्या फ़ायदा? और फिर भी मुझे लगता है कि मनुष्य कभी भी वास्तविक पीड़ा यानी विनाश और अराजकता को त्याग नहीं करेगा। क्यों? पीड़ा चेतना का एकमात्र स्रोत है। हालाँकि मैंने शुरू में ही यह कह दिया था कि चेतना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर भी मैं जानता हूँ कि मनुष्य इसे महत्व देता है और किसी भी संतुष्टि के लिए इसे नहीं छोड़ेगा। उदाहरण के लिए चेतना 2 और 2 4 से असीम रूप से श्रेष्ठ है। एक बार जब आपके पास गणितीय निश्चितता हो जाती है, तो करने या समझने के लिए कुछ नहीं बचता। अपनी 5 इंद्रियों को बोतल में बंद करके चिंतन में डूबने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जबकि यदि आप चेतना पर टिके रहते हैं, भले ही वही परिणाम प्राप्त हो, तो आप कम से कम कभी-कभी खुद को पीट सकते हैं और यह किसी भी दर पर आपको जीवंत कर देगा। प्रक्रियावादी होने के बावजूद शारीरिक सजा कुछ न मिलने से बेहतर है। चैप्टर 10। आप क्रिस्टल के महल में विश्वास करते हैं जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा महल जिसमें कोई अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता या चुपके से अपनी नाक नहीं निकाल सकता। और शायद यही कारण है कि मैं इस इमारत से डरता हूँ कि यह क्रिस्टल की है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और कोई चुपके से भी इस पर अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। देखिए, अगर यह महल नहीं बल्कि मुर्गी घर होता तो मैं भीगने से बचने के लिए उसमें घुस सकता था। और फिर भी मैं मुर्गी घर को महल नहीं कहूँगा क्योंकि यह मुझे सूखा रखता है। आप हँसते हैं और कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मुर्गी घर एक हवेली के बराबर है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, अगर किसी को सिर्फ बारिश से बचने के लिए जीना पड़े। लेकिन अगर मैंने यह मान लिया है कि जीवन में यही एकमात्र उद्देश्य नहीं है और अगर जीना ही है तो हवेली में रहना बेहतर है, तो क्या किया जाए? यह मेरी पसंद है, मेरी इच्छा है। आप इसे तभी मिटा पाएँगे जब आप मेरी पसंद बदल देंगे। अच्छा, इसे बदलिए। मुझे किसी और चीज़ से लुभाइए। मुझे कोई दूसरा आदर्श दीजिए। लेकिन इस बीच में मुर्गी घर को हवेली नहीं मानूँगा। क्रिस्टल का महल एक बेकार सपना हो सकता है। यह हो सकता है कि यह प्रकृति के नियमों के साथ असंगत हो और मैंने इसे केवल अपनी मूर्खता के माध्यम से, अपनी पीढ़ी की पुरानी-पुरानी तर्कहीन आदतों के माध्यम से इसका आविष्कार किया हो। लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि यह असंगत है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मेरी इच्छाओं में मौजूद है। या यूँ कहें कि जब तक मेरी इच्छाएँ हैं, तब तक अस्तित्व में है। शायद तुम पर फिर से हँस रहे हो। हँसो, मैं भूख लगने पर संतुष्ट होने का दिखावा करने की बजाय किसी भी उपहास को सहन कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं समझौता करने, बार-बार शून्य करने से पीछे नहीं हटूँगा। सिर्फ़ इसलिए कि यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप है और वास्तव में मौजूद है। मैं अपनी इच्छाओं के मुकुट के रूप में गरीबों के लिए 1000 साल के पट्टे पर मकान वाली इमारतों के ब्लॉक को स्वीकार नहीं करूँगा और शायद किसी दंत चिकित्सक का साइन बोर्ड भी लटका हुआ हो। मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दो, मेरे आदर्शों को मिटा दो, मुझे कुछ बेहतर दिखाओ और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। शायद तुम कहोगे कि यह तुम्हारी परेशानी के लायक नहीं है, लेकिन उस स्थिति में मैं तुम्हें वही जवाब दे सकता हूँ। हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे अपना ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मैं तुम्हारा परिचय छोड़ दूँगा। मैं अपने भूमिगत छेद में वापस जा सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ और मेरी इच्छाएँ हैं, मैं ऐसी इमारत में एक ईंट लाने की बजाय अपना हाथ सूख जाना पसंद करूँगा। मुझे यह मत याद दिलाइए कि मैंने क्रिस्टल के महल को सिर्फ़ इसलिए ठुकरा दिया है क्योंकि कोई उसमें अपनी जीभ नहीं निकाल सकता। मैंने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे अपनी जीभ निकालने का बहुत शौक है। शायद जिस बात से मैं नाराज़ था वह यह थी कि आपको सभी इमारतों में से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कोई अपनी जीभ नहीं निकाल सकता। इसके विपरीत अगर चीज़ें इस तरह व्यवस्थित हो जाए कि मैं अपनी जीभ निकालने की सारी इच्छा खो दूँ, तो मैं कृतज्ञता से अपनी जीभ कटवा लूँगा। यह मेरी गलती नहीं है कि चीज़ें इस तरह व्यवस्थित नहीं हो सकती और किसी को मॉडल फ्लैट में संतुष्ट होना चाहिए। फिर भी मैं ऐसी इच्छाओं के साथ क्यों बना हूँ? क्या मुझे सिर्फ़ इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बनाया गया है कि मेरा सारा निर्माण एक धोखा है? क्या यह हो सकता है? मेरा पूरा उद्देश्य क्या है? मुझे इस पर विश्वास नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि हम भूमिगत लोगों को अंकुश में रखा जाना चाहिए। भले ही हम 40 साल भूमिगत बिना बोले बैठे रहे, लेकिन जब हम दिन की रोशनी में बाहर आते हैं, तो बाहर निकलते ही तो हम बात करते हैं और बात करते हैं और बात करते हैं और बात करते रहेंगे। चैप्टर 11 संक्षेप में, सज्जनों, कुछ ना करना ही बेहतर है, बेहतर सचेत जड़ता। और इसलिए भूमिगत जीवन के लिए जयकार। हालांकि मैंने कहा है कि मैं सामान्य व्यक्ति से अपने पित्त की आखिरी बूंद तक ईर्ष्या करता हूँ,
फिर भी मुझे उसकी जगह पर रहने की परवाह नहीं है, जैसा कि वह अभी है। हालाँकि मैं उससे ईर्ष्या करना बंद नहीं करूँगा। नहीं, नहीं, वैसे भी भूमिगत जीवन अधिक लाभदायक है। वहाँ किसी भी तरह के कोई भी, लेकिन अब भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि भूमिगत जीवन बेहतर नहीं है, बल्कि कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ, लेकिन जो मुझे नहीं मिल रहा है। धिक्कार है भूमिगत जीवन पर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बेहतर होगी, और वह यह है कि अगर मैं खुद जो कुछ भी मैंने अभी लिखा है उसमें से किसी भी चीज़ पर विश्वास करता हूँ, मैं आपसे कसम खाता हूँ सज्जनों, मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें एक भी बात नहीं है, एक भी शब्द नहीं है जिस पर वास्तव में विश्वास करता हूँ। यानी मैं शायद उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है और संदेह है कि मैं एक मोची की तरह झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर तुमने यह सब क्यों लिखा है? तुम मुझसे कहोगे। मुझे तुम्हें 40 साल तक बिना कुछ किए भूमिगत कर देना चाहिए और फिर तुम्हारे तहखाने में आकर पता लगाना चाहिए कि तुम किस अवस्था में पहुंच गए हो। 40 साल तक कोई आदमी बिना कुछ किए कैसे रह सकता है? क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या यह अपमानजनक नहीं है? तुम शायद अपने सिर को तिरस्कारपूर्वक हिलाते हुए कहोगे, तुम प्यासे हो। जीवन के लिए और जीवन की समस्याओं को तार्किक उलझन से सुलझाने की कोशिश करते हैं, और आपके हमले कितने लगातार, कितने अहंकारी है, और साथ ही आप कितने डरे हुए हैं। आप बकवास करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। आप निर्लज बातें करते हैं और लगातार डरे रहते हैं और उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। आप घोषणा करते हैं कि आपको किसी बात का डर नहीं है, और साथ ही साथ आप हमारे अच्छे विचार से खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। आप घोषणा करते हैं कि आप अपने दांत पीस रहे हैं, और साथ ही आप हमें खुश करने के लिए मजाकिया बने रहने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी मजाकिया बातें मजाकिया नहीं हैं, लेकिन आप उनके साहित्यिक मूल्य से स्पष्ट रूप से संतुष्ट हैं। हो सकता है कि आपने वास्तव में दुख उठाया हो, लेकिन आपको अपने दुख के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप में ईमानदारी हो सकती है, लेकिन आप में विनम्रता नहीं है। शुद्र अहंकार के कारण आप अपनी ईमानदारी का प्रचार और अपमान के लिए उजागर करते हैं। आप निसंदेह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे अपने आखिरी शब्द छिपाते हैं, क्योंकि आपके पास इसे कहने का संकल्प नहीं है और केवल कायरतापूर्ण धृष्टता है। आप चेतना का दावा करते हैं, लेकिन आप अपने आधार के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, क्योंकि यद्यपि आपका दिमाग काम करता है, फिर भी आपका दिल अंधकारमय और भ्रष्ट है और शुद्ध। बेशक मैंने खुद ही आपकी कही गई सभी बातें गढ़ी है, वह भी भूमिगत से है। मैं 40 साल से फर्श के नीचे एक दरार से आपकी बातें सुन रहा हूँ। मैंने उन्हें खुद ही गढ़ा है, मैं और कुछ नहीं गढ़ सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने इसे कंठस्थ कर लिया है और इसने साहित्यिक रूप ले लिया है। लेकिन क्या आप वाकई इतने भोले हो सकते हैं कि सोचे यह सब छापकर तुम्हें भी पढ़ने के लिए दे दूं? और एक और समस्या, मैं तुम्हें सज्जन क्यों कहता हूं? मैं तुम्हें ऐसे क्यों संबोधित करता हूं जैसे कि तुम वास्तव में मेरे पाठक हो? मैं जो स्वीकारोक्ति करने का इरादा रखता हूं वह कभी भी नहीं छपती है और न ही अन्य लोगों को पढ़ने के लिए दी जाती है। वैसे भी मैं इसके लिए पर्याप्त दृढ़ निश्चयी नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मेरे मन में एक कल्पना आई है और मैं इसे किसी भी कीमत पर साकार करना चाहता हूं। मुझे समझने दो। हर आदमी के मन में कुछ बातें, कुछ यादें होती है, जिन्हें वह हर किसी को नहीं बल्कि केवल अपने दोस्तों को बताना चाहता है। उसके मन में कुछ और बातें होती है, जिन्हें वह अपने दोस्तों को भी नहीं बताना चाहता, बल्कि केवल खुद को बताना चाहता है, और वह भी गुप्त रूप से। लेकिन कुछ और बातें भी होती है, जिन्हें एक आदमी खुद को भी बताने से डरता है, और हर सभ्य आदमी के मन में ऐसी कई बातें संग्रहित होती है। वह जितना अधिक सभ्य होगा, उसके मन में ऐसी चीज़ों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। वैसे भी मैंने हाल ही में अपने कुछ शुरुआती कारनामों को याद करने का फैसला किया है। अब तक मैं हमेशा उनसे बचता रहा हूँ, यहाँ तक कि एक निश्चित बेचैनी के साथ भी। अब जब मैं न केवल उन्हें याद कर रहा हूँ, बल्कि वास्तव में उनके बारे में लिखने का फैसला कर चुका हूँ, तो मैं यह प्रयोग करना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ तक कि स्वयं के साथ भी पूरी तरह से खुला रह सकता है और पूरी सच्चाई से भयभीत नहीं हो सकता। मैं कोष्टक में यह देखूंगा कि हेन कहते हैं कि एक सच्ची आत्मकथा लगभग असंभव है और मनुष्य अपने बारे में झूठ बोलने के लिए बाध्य है। उसका मानना है कि रूसों ने निश्चित रूप से अपने बयानों में अपने बारे में झूठ बोला था, और यहाँ तक कि जानबूझकर झूठ बोला था, घमंड के कारण। मुझे यकीन है कि हेन सही है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि कैसे कोई भी कभी-कभी कोई व्यक्ति केवल घमंड के कारण सामान्य अपराधों को अपने ऊपर आरोपित कर सकता है, और वास्तव में यह अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि एक तरह का घमंड। लेकिन हेन ने उन लोगों को न्याय किया जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी स्वीकारोक्ति की। मैं केवल अपने लिए लिखता हूँ, और मैं एक बार और सभी के लिए यह घोषित करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह लिखता हूँ जैसे कि मैं पाठकों को संबोधित कर रहा हूँ, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मेरे लिए उस रूप में लिखना आसान है। यह एक रूप है, एक खाली रूप। मेरे पास कभी पाठक नहीं होंगे। मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मैं अपने नोट्स के संकलन में किसी भी प्रतिबंध से बाधित नहीं होना चाहता। मैं किसी भी प्रणाली या विधि का प्रयास नहीं करूंगा। मैं चीज़ों को वैसे ही लिखूंगा जैसे मुझे याद है। ठीक है, यही है, मैं जवाब देता हूँ।
हालाँकि इस सब में एक पूरा मनोविज्ञान है, शायद यह सिर्फ़ इसलिए है कि मैं कायर हूँ और शायद यह है कि मैं जानबूझकर अपने सामने दर्शकों की कल्पना करता हूँ ताकि लिखते समय मैं ज़्यादा गरिमापूर्ण रह सकूँ। शायद इसके हज़ारों कारण हैं। फिर लिखने में मेरा उद्देश्य क्या है? अगर यह जनता के लाभ के लिए नहीं है, तो मैं इन घटनाओं को कागज़ पर लिखे बिना अपने मन में क्यों न याद रखूँ? बल्कि लेकिन फिर भी यह कागज़ पर ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रभाव है। मैं खुद की बेहतर आलोचना कर सकता हूँ और अपनी शैली में सुधार कर सकूँगा। इसके अलावा शायद मुझे लिखने से वास्तविक राहत मिले। उदाहरण के लिए, आज मैं दूर के अतीत की एक याद से खास तौर पर परेशान हूँ। कुछ दिन पहले यह मेरे दिमाग में फिर से ताज़ा हो गया और एक कष्टप्रद धुन की तरह मुझे परेशान करता है, जिससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता और फिर भी मुझे किसी तरह इससे छुटकारा पाना ही है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों यादें हैं, लेकिन कभी-कभी उनमें से कोई एक ऐसी होती है जो मुझे बहुत परेशान करती है। किसी कारण से मुझे लगता है कि मैं अगर इसे लिखूँ तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। क्यों ना कोशिश की जाए। इसके अलावा मैं ऊब गया हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लिखना एक तरह का काम होगा। वे कहते हैं कि काम इंसान को दयालु और ईमानदार बनाता है। खैर मेरे लिए यही एक मौका है। आज बर्फ गिर रही है, पीली और गंदी। कल भी गिरी थी और कुछ दिन पहले भी। मुझे लगता है कि यह गीली बर्फ है जिसने मुझे उस घटना की याद दिला दी, जिसे मैं अब भूल नहीं सकता और इसलिए इसे गिरती बर्फ के बारे में एक कहानी बनाए। भाग 2, गीली बर्फ के बारे में। जब मेरे भावुक उपदेशों ने तुम्हारी बेहोश आत्मा को अंधेरे भ्रम की अधीनता से मुक्त कर दिया था और अपने दुख में तड़पते हुए तुमने सांप के साथ उस बुराई को याद किया जिसने तुम्हें घेर लिया था, और जब तुम्हारी सोई हुई अंतरात्मा यादों की यातनापूर्ण ज्वाला से परेशान होकर मेरे आने से पहले तुमने अपने जीवन की वर्तमान भयावह स्थिति को प्रकट किया, जब अचानक मैंने तुम्हें बीमार देखा और रोते हुए, अपनी पीड़ा भरे चेहरे को छिपाते हुए, विद्रोही, पागल, भयभीत, गंदी अपमान की यादों में। ये लाइनें नेक्रा सोव से ली गई है जो जूलियट सोस्किस द्वारा अनुवादित है। तो शुरू करते हैं। मैं उस समय केवल 24 वर्ष का था। मेरा जीवन उस समय उदास, अनियमित और जंगली लोगों की तरह एकाकी था। मैंने किसी से दोस्ती नहीं की और बातचीत से पूरी तरह फ्रेज किया और खुद को और अधिक अपने गड्ढे में दफनाता गया। दफ्तर में काम करते समय मैं कभी किसी की ओर नहीं देखता था और मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे साथी मुझे न केवल एक अजीब व्यक्ति के रूप में देखते हैं, बल्कि मुझसे घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मैं कभी-कभी सोचता था कि ऐसा क्यों है कि मेरे अलावा किसी को भी नहीं लगता कि उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्लर्कों में से एक का चेहरा बहुत ही घिनौना दागदार था, जो बिल्कुल खलनायक जैसा दिखता था। मेरा मानना है कि मुझे ऐसे बदसूरत चेहरे वाले किसी व्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे की वर्दी इतनी गंदी थी कि उसके आसपास एक एपिडिया गंध आ रही थी। फिर भी इनमें से किसी भी सज्जन ने जरा सी भी आत्मचेतना नहीं दिखाई, न तो अपने कपड़ों के बारे में और न ही अपने चेहरे के बारे में और न ही अपने चरित्र के बारे में। उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, जब तक कि उनके वरिष्ठ उन्हें उस तरह से न देखें। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि अपने असीम अहंकार और अपने लिए निर्धारित उच्च मानक के कारण मैं अक्सर अपने आप को उग्र असंतोष के साथ देखता था, जो घृणा की सीमा तक पहुंच जाता था, और इसलिए मैं अंदर ही अंदर सभी को यही भावना देता था, मुझे नफरत है। उदाहरण के लिए मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं था, मुझे यह घृणित लगा और यहाँ तक कि मुझे संदेह था कि मेरे भाव में भी कुछ नीचता है, और इसलिए हर दिन जब मैं कार्यालय में आता था तो मैं यथासंभव स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने और एक शानदार भाव धारण करने की कोशिश करता था ताकि मुझे नीच होने का संदेह न हो। मेरा चेहरा बदसूरत हो सकता है, मैंने सोचा, लेकिन इससे ऊंचा, अभिव्यंजक और सबसे बढ़कर बेहद बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से और दर्दनाक रूप से निश्चित था कि मेरे चेहरे के लिए उन गुणों का व्यक्त कर पाना कभी भी असंभव था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे यह वास्तव में बेवकूफ़ी भरा लग रहा था, और अगर मैं बुद्धिमान दिख सकता तो मैं काफ़ी संतुष्ट होता। वास्तव में मैं नीच दिखने को भी बर्दाश्त कर लेता अगर उसी समय मेरे चेहरे को आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान माना जा सकता। बेशक मैं अपने सभी साथी क्लर्कों से नफरत करता था और मैं उन सभी को तुच्छ समझता था, फिर भी उसी समय मैं उनसे डरता था। वास्तव में कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद से ज़्यादा उनके बारे में सोचता था। यह किसी तरह से अचानक हुआ कि मैं उन्हें तुच्छ समझने लगा और उन्हें खुद से श्रेष्ठ समझने के बीच बारी-बारी से सोचने लगा। एक सुसंस्कृत और सभ्य व्यक्ति खुद के लिए एक भयानक उच्च मानक स्थापित किए बिना और कुछ क्षणों में खुद को तुच्छ समझे बिना और लगभग नफरत किए बिना घमंडी नहीं हो सकता। लेकिन चाहे मैं उन्हें तुच्छ समझता हूँ या उन्हें श्रेष्ठ समझता हूँ, मैं लगभग हर बार जब भी किसी से मिलता अपनी आंखें नीची कर देता। मैंने यह भी प्रयोग किया कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकता हूँ जो मेरी ओर देख रहा हो, और मैं हमेशा सबसे पहले अपनी आंखें नीची कर देता। इससे मैं विचलित हो जाता था। मुझे हास्यप्रद होने का एक बीमार डर भी था और इसलिए बाहरी हर चीज में पारंपरिकता के लिए एक गुलाम जैसा जुनून था। मुझे पसंद था
मैं हमेशा एक ही ढर्रे पर चलने की आदत में पड़ जाता था और अपने अंदर किसी भी तरह का सनकीपन से अपने दिल में डरता था। लेकिन मैं इसके मुताबिक कैसे जी सकता था? मैं इस उम्र के आदमी की तरह ही बेहद संवेदनशील था। वे सभी मूर्ख थे और एक दूसरे से बहुत सी भेड़ों की तरह मिलते-जुलते थे। शायद मैं ही दफ्तर में अकेला था जो सोचता था कि मैं कायर और गुलाम हूँ। और मैं ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि मैं बहुत विकसित था। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं ऐसा सोचता था, बल्कि यह सच में ऐसा ही था। मैं कायर और गुलाम था। मैं यह बिना किसी शर्मिंदगी के कहता हूँ। हमारे दौर का हर सभ्य आदमी कायर और गुलाम ही होना चाहिए। यह उसकी सामान्य स्थिति है। मैं इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। वह इसी उद्देश्य से बना और निर्मित है। और सिर्फ इस समय ही कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि हमेशा, हर समय एक सभ्य आदमी कायर और गुलाम होने के लिए बाध्य है। यह पूरी धरती पर सभी सभ्य लोगों के लिए प्रकृति का एक नियम है। अगर उनमें से कोई किसी बात पर बहादुरी दिखाता है तो उसे न तो सांत्वना की जरूरत है और न ही उसे प्रभावित होने की। वह किसी और बात पर भी वैसा ही सफेद पंख दिखाएगा। इसी तरह यह हमेशा और अनिवार्य रूप से समाप्त होता है। केवल गधे और खच्चर ही बहादुर होते हैं, और वे भी तब बहादुर होते हैं जब तक उन्हें दीवार तक धकेला नहीं जाता। उन पर ध्यान देना बेकार है क्योंकि वे वास्तव में कोई महत्व नहीं रखते। उन दिनों एक और परिस्थिति ने मुझे भी चिंतित किया कि मेरे जैसा कोई नहीं था और मैं किसी और से अलग था। मैं अकेला हूँ और वे सभी हैं, मैंने सोचा और विचार आया। इससे यह स्पष्ट है कि मैं अभी भी एक युवा था। कभी-कभी बिल्कुल विपरीत होता था। कभी-कभी कार्यालय जाना घृणित होता था। चीजें इस हद तक पहुंच जाती थी। मैं अक्सर बीमार होकर घर आता था, लेकिन अचानक बिना किसी कारण के संदेह और उदासीनता का दौर आता था। मेरे साथ सब कुछ चरणों में होता था। मैं अपनी असहिष्णुता और नकचढ़ेपन पर खुद को हंसाता था। मैं खुद को रोमांटिक होने का धिक्कारता था। ऐसे समय में किसी से बात करने को तैयार नहीं था, जबकि दूसरे समय में न केवल बात करता था बल्कि उनसे दोस्ती करने के बारे में सोचने की हद तक चला जाता था। मेरा सारा नकचढ़ापन अचानक बिना किसी तुक या कारण के गायब हो जाता था। कौन जानता है, शायद मेरे पास वास्तव में यह कभी नहीं था और यह बस प्रभावित हुआ था और किताबों से बाहर निकल आया था। मैंने अभी भी उस प्रश्न का निर्णय नहीं किया है। एक बार मैंने उनके साथ काफ़ी दोस्ती की, उनके घर गया, प्रेफ़रेंस खेला, वोदका पी, पदोन्नति की बातें की, लेकिन यह मुझे एक विषयांतर करना है। हम रूसियों ने आमतौर पर कहा जाए तो कभी भी उन मूर्ख, पारलौकिक, रोमांटिक लोगों को नहीं देखा है। जर्मन और इससे भी अधिक फ्रांसीसी, जिन पर कुछ भी कोई प्रभाव नहीं डालता है। यदि भूकंप आ जाए, यदि पूरा फ्रांस बैरिकेड्स पर नष्ट हो जाए, तब भी वे वैसे ही रहेंगे। उनमें बदलाव लाने की शालीनता भी नहीं होगी। लेकिन वे अपनी मृत्यु के समय तक अपने पारलौकिक गीत गाते रहेंगे, क्योंकि वे मूर्ख हैं। हम रूस में मूर्ख नहीं हैं, यह सर्वविदित है। यही बात हमें विदेशी देशों से अलग करती है। परिणाम स्वरूप ये पारलौकिक प्रकृतियां हमारे बीच अपने शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। यह विचार कि वे है उस समय से हमारे यथार्थवादी पत्रकारों और आलोचकों के कारण है, जो हमेशा कोस्टान जोगलोस और अंकल प्योत्र इवानोविच की तलाश में रहते हैं और मूर्खतापूर्ण उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं। उन्होंने हमारे रोमांटिक लोगों को बदनाम किया है, उन्हें वही मान लिया है। जर्मनी या फ्रांस में पारलौकिक प्रकार, इसके विपरीत हमारे रोमांटिक की विशेषताएं पूरी तरह से और सीधे पारलौकिक यूरोपीय प्रकार के विपरीत है और कोई भी यूरोपीय मानक उन पर लागू नहीं किया जा सकता। मुझे इस शब्द रोमांटिक का उपयोग करने की अनुमति दे। एक पुराने जमाने का और बहुत सम्मानित शब्द जिसने अच्छी सेवा की है और सभी के लिए परिचित है। हमारे रोमांटिक की विशेषताएं है सब कुछ समझना, सब कुछ देखना और अक्सर इसे हमारे सबसे यथार्थवादी दिमागों की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक स्पष्ट रूप से देखना। किसी को या किसी चीज को स्वीकार करने से इनकार करना, लेकिन साथ ही किसी चीज को तिरस्कार नहीं करना। नीति से हट जाना, झुक जाना, किसी उपयोगी व्यवहारिक वस्तु जैसे सरकारी खर्च पर किराए मुक्त आवास, पेंशन, सजावट को कभी नजरअंदाज न करना। गीतात्मक कविताओं में सभी उत्साह और खंडों के माध्यम से उस वस्तु पर नजर रखना और साथ ही अपने भीतर मौजूद उद्दांत और सुंदर को उनकी मृत्यु के समय तक अक्षुण्ण रखना और संयोगवश खुद को भी किसी कीमती रत्न की तरह सुरक्षित रखना, जो केवल उदांत और सुंदर के लाभ के लिए रूही में लिपटा हो। हमारा रोमांटिक बहुत बड़ा आदमी है और हमारे सभी बदमाशों में सबसे बड़ा बदमाश है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको अपने अनुभव से आश्वस्त कर सकता हूं। वास्तव में बेशक ऐसा तभी होगा जब वह बुद्धिमान हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? रोमांटिक हमेशा बुद्धिमान होता है और मेरा मतलब केवल यह देखना है कि हालांकि हमारे पास मूर्ख रोमांटिक रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती और वे केवल इसलिए थे क्योंकि अपनी युवावस्था के फूल में वे जर्मन बन गए थे और अपने कीमती रत्न को अधिक आराम से सुरक्षित रखने के लिए कहीं बाहर बस गए थे, वरीयता के आधार पर। वाइमर, जो जर्मनी का एक नाम है और जिसका अर्थ ब्लैक फॉरेस्ट है,
उदाहरण के लिए मैं वास्तव में अपने आधिकारिक काम से घृणा करता था और खुलेआम उसका दुरुपयोग नहीं करता था क्योंकि मैं खुद उसमें था और इसके लिए मुझे वेतन मिलता था। वैसे ध्यान दे, मैंने खुलेआम उसका दुरुपयोग नहीं किया। हमारा रोमांटिक व्यक्ति खुलेआम दुरुपयोग करने की बजाय अपने दिमाग से बाहर निकल जाना पसंद करता है, जो कि बहुत कम ही होता है, जब तक कि उसके पास कोई और कैरियर ना हो और उसे कभी बाहर नहीं निकाला जाता। अधिक से अधिक अगर वह बहुत पागल हो जाए तो वे उसे स्पेन के राजा के रूप में पागल खाने में ले जाएंगे। लेकिन रूस में केवल पतले गोरे लोग ही अपने दिमाग से बाहर निकलते हैं। असंख्य रोमांटिक जीवन में बाद में सेवा में काफी रैंक प्राप्त करते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उल्लेखनीय है और सबसे विरोधाभासी संवेदनाओं के लिए उनके पास क्या योग्यता है। मुझे उन दिनों भी इस विचार से तसल्ली मिलती थी और मैं अब भी उसी राय का हूँ। इसलिए हमारे बीच बहुत से व्यापक स्वभाव वाले लोग हैं जो पतन की गहराई में भी अपने आदर्श को नहीं खोते और यद्यपि वे अपने आदर्श के लिए कभी उंगली नहीं लाते, यद्यपि वे घोर चोर और बदमाश होते हैं, फिर भी वे अपने पहले आदर्श को आंसू बहाते हैं और फिर संजोते हैं और दिल से असाधारण रूप से ईमानदार होते हैं। हाँ, यह केवल हमारे बीच ही है कि सबसे अड़िग बदमाश दिल से पूरी तरह और उदात्त रूप से ईमानदार हो सकता है, बिना किसी हद तक बदमाश बने रहने के। मैं दोहराता हूँ, हमारे रोमांटिक लोग अक्सर एक निपुण बदमाश बन जाते हैं। मैं बदमाश शब्द का प्रयोग प्यार से करता हूँ। अचानक वास्तविकता और व्यवहारिक ज्ञान की ऐसी भावना प्रदर्शित करते हैं कि उनके भ्रमित वरिष्ठ और आम जनता केवल विस्मय में ही संस्कृत हो जाती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है और भगवान जाने कि यह आगे चलकर क्या विकसित हो सकती है और भविष्य में क्या होगा। हमारे लिए जो कुछ भी है वह बहुत ही घटिया है। मैं यह किसी मूर्खतापूर्ण या घमंडी देशभक्ति से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप फिर से सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद यह बिल्कुल इसके विपरीत है और आप आश्वस्त हैं कि मैं वास्तव में ऐसा ही सोचता हूँ। खैर सज्जनों, मैं दोनों विचारों का सम्मान और विशेष अनुग्रह के रूप में स्वागत करूंगा और मेरे विषयांतर को क्षमा करें। मैंने बेशक अपने साथियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाए रखे और जल्द ही उनसे झगड़ने लगा और अपनी युवावस्था और अनुभवहीनता में मैंने उनके सामने झुकना भी छोड़ दिया, मानो मैंने सभी संबंध तोड़ लिए हो। हालांकि ऐसा मेरे साथ केवल एक बार हुआ। एक नियम के रूप में मैं हमेशा अकेला रहता था। सबसे पहले मैंने अपना अधिकांश समय घर पर पढ़ने में बिताया। मैंने बाहरी प्रभावों के माध्यम से अपने भीतर लगातार उबल रही हर चीज को दबाने की कोशिश की और मेरे पास एकमात्र बाहरी साधन पढ़ना था। पढ़ना बेशक बहुत मददगार था, मुझे उत्तेजित करता था, मुझे खुशी और दर्द देता था, लेकिन कभी कभी यह मुझे बहुत बोर कर देता था। हर चीज के बावजूद एक व्यक्ति को हरकत की चाह होती है और मैं एक ही बार में सबसे तुच्छ किस्म के अंधेरे भूमिगत घृणित व्यसन में डूब जाता था। मेरे मनहूस जुनून तीव्र दर्दनाक थे। मेरी निरंतर बीमार चिड़चिड़ाहट से मुझे उन्मादी आवेगों, आंसू और ऐंठन के साथ होते थे। मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई संसाधन नहीं था, यानी मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका मैं सम्मान कर सकूं और जो मुझे आकर्षित करे। मैं अवसाद से भी घिरा हुआ था। मुझे असंगति और विपरीतता के लिए एक उन्मादी लालसा थी और इसलिए मैंने व्यसन को अपनाया। मैंने यह सब खुद को सही ठहराने के लिए नहीं कहा है, लेकिन नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं खुद को सही ठहराना चाहता हूँ। मैं यह छोटी सी टिप्पणी अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ सज्जनों। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और इसलिए चुपके से, डरपोक तरीके से, अकेले में, रात में मैं गंदी हरकतें करने लगा, शर्म की भावना के साथ जो मुझे कभी नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि सबसे घिनौने क्षणों में भी, और जो ऐसे क्षणों में मुझे लगभग साप देने पर मजबूर कर देती थी। तब भी मेरी आत्मा में मेरी भूमिगत दुनिया थी। मुझे देखे जाने, मिलने, पहचाने जाने का बहुत डर था। मैंने कई अज्ञात ठिकानों का दौरा किया। एक रात जब मैं एक शराब खाने से गुजर रहा था तो मैंने एक रोशनी वाली खिड़की से कुछ सज्जनों को बिलियर्ड्स क्यू से लड़ते हुए देखा और उनमें से एक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अन्य समय में मुझे बहुत घृणा महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस समय ऐसे मूड में था कि वास्तव में खिड़की से बाहर फेंके गए सज्जन से ईर्ष्या करने लगा और मैं उससे इतना ईर्ष्या करने लगा कि मैं शराब खाने और बिलियर्ड्स रूम में भी चला गया। शायद मैंने सोचा मैं भी लड़ाई करूंगा और वे मुझे भी बाहर खिड़की से फेंक देंगे। मैं नशे में नहीं था, लेकिन क्या किया जाए, अवसाद किसी व्यक्ति को उन्माद की इस हद तक ले जाता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मैं खिड़की से बाहर फेंके जाने के बराबर भी नहीं था और मैं बिना लड़ाई किए ही चला गया। एक अधिकारी ने मुझे पहले ही पल से मेरी जगह पर खड़ा कर दिया। मैं बिलियर्ड्स टेबल के पास खड़ा था और अपनी अज्ञानता में रास्ता रोक रहा था और वह आगे बढ़ना चाहता था। उसने मुझे कंधों से पकड़ा और बिना एक शब्द कहे, बिना किसी चेतावनी या स्पष्टीकरण के, मुझे जहां मैं खड़ा था वहां से दूसरी जगह ले गया और ऐसे गुजर गया जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मैं मारपीट को माफ कर सकता था, लेकिन उसकी हरकतों को माफ नहीं कर सकता था। मुझे बिना देखे ही यह बात मेरे दिल को छू गई। शैतान जानता है कि मैं एक वास्तविक नियमित झगड़े के लिए क्या कुछ नहीं दे सकता था। एक अधिक सभ्य, एक अधिक साहित्यिक झगड़ा, ऐसा कहा जा सकता है, मेरे साथ एक मक्खी की तरह व्यवहार
किया गया था। यह अधिकारी 6 फुट से अधिक लंबा था, जबकि मैं एक दुबला-पतला छोटा-सा आदमी था। लेकिन झगड़ा मेरे हाथ में था। मुझे केवल विरोध करना था और मुझे निश्चित रूप से खिड़की से बाहर फेंक दिया गया होता। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया और नाराज़गी से पीछे हटना पसंद किया। मैं भ्रमित और परेशान होकर सीधे घर चला गया और अगली रात मैं उन्हीं भद्दे इरादों के साथ फिर से बाहर गया। फिर भी पहले से अधिक चुपके से, अपमानजनक और दयनीय रूप से मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी मैं बाहर गया। हालांकि यह मत सोचिए कि यह कायरता थी। बर्फ ने मुझे अधिकारी से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। मैं दिल से कभी भी कायर नहीं रहा, हालांकि मैं हमेशा कार्रवाई में कायर रहा हूँ। हंसने की जल्दी मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। ओह! काश वह अधिकारी उन लोगों में से होता जो द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए सहमत होते, लेकिन नहीं, वह उन सज्जनों में से एक था। अफ़सोस बहुत पहले विलुप्त हो चुके, जो इशारों से लड़ना पसंद करते थे, या गोगोल के लेफ्टिनेंट पिरोगोव की तरह पुलिस से अपील करते थे। वे द्वंद्व युद्ध नहीं लड़ते थे और मेरे जैसे नागरिक के साथ द्वंद्व युद्ध को किसी भी मामले में पूरी तरह से अनुचित प्रक्रिया नहीं मानते थे, और वे द्वंद्व युद्ध को पूरी तरह से असंभव, कुछ स्वतंत्र सोच और फ्रांसीसी मानते थे, लेकिन वे धमकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, खासकर जब वे 6 फुट से अधिक लंबे होते। मैं कायरता से नहीं, बल्कि असीम घमंड के कारण भाग गया। मैं उसके 6 फुट से नहीं। मैंने पूछा, कुली कहाँ रहता था, किस मंजिल पर रहता था, वह अकेला रहता था या दूसरों के साथ, वगैरह वगैरह। मैंने उसके लिए एक शानदार आकर्षक पत्र लिखा, जिसमें मुझे उससे माफी मांगने की विनती की और इनकार करने की स्थिति में द्वंद्व युद्ध का स्पष्ट संकेत दिया। पत्र इतना लिखा हुआ था कि अगर अधिकारी को उदांत और सुंदर की थोड़ी सी भी समझ होती तो वह निश्चित रूप से ही मेरी गर्दन पर गिर पड़ता और मुझे अपनी दोस्ती का प्रस्ताव देता। और यह कितना बढ़िया होता, हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते थे। वह अपने उच्च पद के साथ मुझे बचा सकता था, जबकि मैं अपनी संस्कृति और खैर अपने विचारों से उसका दिमाग सुधार सकता था, और सभी तरह की चीजें हो सकती थी। केवल कल्पना करें, यह मेरे द्वारा किए गए अपमान के 2 साल बाद, और मेरी चुनौती एक हास्यप्रद कालभ्रम होती। मेरे पत्र को कालभ्रम की छिपने और समझने की सारी सरलता के बावजूद, लेकिन भगवान का शुक्र है, आज भी मैं अपनी आंखों में आंसू के साथ सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देता हूँ। मैंने पत्र नहीं भेजा उसे। जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसे भेजा होता तो क्या होता, तो मेरी पीठ में ठंडक दौड़ जाती है। और अचानक मैंने अपनी प्रतिभा के बल पर सबसे सरल तरीके से अपना बदला ले लिया। अचानक मेरे मन में एक शानदार विचार आया। कभी कभी छुट्टियों के दिनों में मैं दोपहर के 4 बजे नेवेस्की के धूप वाले किनारे पर टहलता था। हालांकि यह टहलना नहीं था, बल्कि असंख्य दुखों, अपमानों और आक्रोशों की एक श्रृंखला थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं यही चाहता था। मैं एक मछली की तरह बहुत ही अशोभनीय तरीके से आगे बढ़ता था, लगातार जनरलों, गार्डों और अधिकारियों या महिलाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हट जाता था। ऐसे क्षणों में मेरे दिल में एक ऐंठन सी होती थी, और मैं अपने पहनावे की दुर्दशा, अपने छोटे से भागते हुए शरीर की दुर्दशा और दीनता के बारे में सोचकर अपनी पीठ पर गर्मी महसूस करता था। यह एक नियमित शहादत थी, इस विचार पर एक निरंतर असहनीय अपमान, जो एक निरंतर और प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल गया कि मैं इस पूरी दुनिया की नज़र में एक मक्खी मात्र हूँ, एक घिनौना घृणित मक्खी, अधिक बुद्धिमान, अधिक विकसित, भावनाओं में उनमें से किसी से भी अधिक परिष्कृत, बेशक, लेकिन एक मक्खी जो लगातार सभी के लिए रास्ता बना रही है, सभी द्वारा अपमानित और घायल। मैंने खुद पर यह अत्याचार क्यों किया? मैं नेवेस्की क्यों गया? मुझे नहीं पता। मुझे हर संभव अवसर पर बस वहां खींचा गया, ऐसा महसूस हुआ। तभी से मुझे उस आनंद की एक लहर का अनुभव होने लगा, जिसके बारे में मैंने पहले अध्याय में बात की थी। अधिकारी के साथ अपने संबंध के बाद मैं पहले से और अधिक आकर्षित महसूस करने लगा। यह नेवेस्की ही था जहां मैं उससे सबसे अधिक बार मिला। वहां मैं उसकी प्रशंसा कर सकता था। वह भी मुख्य छुट्टियों में वहां जाता था। वह भी सेनापतियों और उच्च पद के लोगों के लिए अपना रास्ता बदल लेता था, और वह भी मछली की तरह उनके बीच रेंगता था। लेकिन मेरे जैसे या मुझसे भी बेहतर कपड़े पहने लोगों को वह आसानी से पार कर जाता था। वह सीधे उनके पास चला जाता था, मानो उसके सामने खाली जगह हो, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह पीछे नहीं मुड़ता था। उसे देखकर मैं अपनी नाराजगी पर गर्व करता था और हमेशा अपनी नाराजगी से उसके लिए रास्ता बनाता था। यह मुझे परेशान करता था कि सड़क पर भी मैं उसके बराबर नहीं हो सकता था। आपको हमेशा सबसे पहले क्यों हटना पड़ता है? मैं खुद से उन्मादी गुस्से में पूछता रहता था। कभी कभी सुबह 3 बजे उठ जाता था। तुम क्यों हो और वह क्यों नहीं? इसके बारे में कोई नियम नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है। रास्ता बनाने का तरीका समान होना चाहिए, जैसे कि आम तौर पर तब होता है जब परिष्कृत लोग मिलते हैं। वह आधे रास्ते से आगे बढ़ता है और आप आधे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आप परस्पर सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा एक तरफ से हट जाता था, जबकि वह यह भी नहीं देखता था कि मैं उसके लिए रास्ता बना रहा हूँ। और अचानक मेरे दिमाग में एक उज्जवल विचार आया। क्या होगा? मैंने सोचा, अगर मैं उससे मिलता हूँ और एक तरफ नहीं हटता? क्या होगा अगर मैं जानबूझकर एक तरफ नहीं हटता, भले ही मैं उससे टकरा जाऊं? यह कैसा होगा? इस दुस्साहसिक विचार ने मुझ पर ऐसा कब्जा कर लिया कि इससे मुझे शांति नहीं मिली।
मैं लगातार इसके बारे में सपने देख रहा था, भयानक रूप से, और मैं जानबूझकर निवेश में अधिक बार जाने लगा ताकि जब मैं ऐसा करूँ, तो मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से कल्पना करनी चाहिए कि मुझे यह कैसे करना चाहिए। मैं खुश था। यह इरादा मुझे अधिक से अधिक व्यावहारिक और संभव लगने लगा। बेशक मैं वास्तव में उसे धक्का नहीं दूँगा, मैंने पहले ही सोचा था। मैं अपनी खुशी में और भी अच्छा व्यवहार करूँगा। मैं बस पीछे नहीं हटूँगा, मैं उससे भिड़ जाऊँगा। बहुत हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर, बस उतना ही जितना शालीनता की अनुमति होगी। मैं उससे उतना ही टकराऊँगा जितना वह मुझसे टकराता है। आखिरकार मैंने अपना मन पूरी तरह से बना लिया, लेकिन मेरी तैयारियों में बहुत समय लगा। सबसे पहले जब मैं अपनी योजना को अंजाम देता, तो मुझे और भी सभ्य दिखना चाहिए था, और इसलिए मुझे अपने पहनावे के बारे में सोचना पड़ा। आपात स्थिति में अगर उदाहरण के लिए किसी तरह का सार्वजनिक विवाद हो और वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा चर्चित है, काउंटेस वहाँ चलती है, प्रिंस डी वहाँ चलते हैं, सारा साहित्यिक जगत वहाँ है, तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इससे सम्मान की भावना पैदा होती है और समाज की नज़रों में हम एक समान पायदान पर आ जाते हैं। इस उद्देश्य से मैंने अपने वेतन का कुछ हिस्सा अग्रिम मांगा और चुरकिन से एक जोड़ी काले दस्ताने, एक अच्छी टोपी खरीदी। काले दस्ताने मुझे नींबू के रंग के दस्ताने की तुलना में अधिक गरिमापूर्ण और बोन टोन लगे, जिनके बारे में मैंने पहले ही सोचा था। रंग बहुत भड़कीला है, ऐसा लगता है कि कोई विशिष्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, और मैंने नींबू के रंग के दस्ताने नहीं लिए। मैंने बहुत पहले ही एक अच्छी शर्ट तैयार कर ली थी, जिसमें सफ़ेद हुड्डी के स्टड थे। मेरा ओवरकोट एक ही मात्र ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे रोक रखा था। कोट अपने आप में बहुत अच्छा था, इसने मुझे गर्म रखा, लेकिन यह गद्देदार था। इसमें रैकून कॉलर था, जो अश्लीलता की पराकाष्ठा थी। मुझे किसी भी कीमत पर कॉलर बदलना था और एक अधिकारी की तरह एक बीवर कॉलर लेना था। इस उद्देश्य के लिए मैंने गोस्टनी ड्वेडोर का दौरा करना शुरू किया, और कई प्रयासों के बाद मुझे एक सस्ता जर्मन बीवर मिला। हालांकि ये जर्मन बीवर जल्द ही खराब हो जाते हैं और दयनीय दिखते हैं, फिर भी पहले से वे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे केवल इस अवसर के लिए इसकी आवश्यकता है। मैंने कीमत पूछी, फिर भी यह बहुत महंगा था। इस पर अच्छी तरह सोचने के बाद मैंने अपना रैकून कॉलर बेचने का फैसला किया। बाकी पैसे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, मैंने अपने तात्कालिक वरिष्ठ एंटोन एंटोनिच से उधार लेने का फैसला किया, जो एक विनम्र व्यक्ति थे, हालांकि गंभीर और विवेकशील थे। उन्होंने कभी किसी को पैसा उधार नहीं दिया, लेकिन सेवा में प्रवेश करने पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझे विशेष रूप से उनके पास सिफारिश की थी, जिन्होंने मेरा बर्थ याद दिलाया था। मैं बुरी तरह चिंतित था। एंटोन एंटोनिच से उधार लेना मुझे राक्षसी और शर्मनाक लगा। मैं 2 या 3 रातों तक सो नहीं पाया। वास्तव में मैं उस समय ठीक से सो नहीं पाया था। एंटोन एंटोनिच पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने भौहें सिकोड़ी, फिर उसने सोचा, और आखिरकार उसने मुझे पैसे उधार दे दिए। मुझसे लिखित में यह अधिकार प्राप्त किया कि वह 2 सप्ताह बाद मेरे वेतन से वह राशि ले लेगा, जो उसने मुझे उधार दी थी। इस तरह आखिरकार सब कुछ तैयार हो गया। सुंदर बीवर ने दुष्ट दिखने वाले रैकून की जगह ले ली, और मैं धीरे-धीरे काम पर लग गया। मैंने बिना सोचे समझे काम करना कभी भी ठीक नहीं समझा। योजना को धीरे-धीरे कुशलतापूर्व पूरा करना था, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुत प्रयासों के बाद मैं निराश होने लगा। हम बस एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। मैंने हर तरह की तैयारी की, मैं पूरी तरह से दृढ़ था। ऐसा लग रहा था कि हमें सीधे एक दूसरे से मिलना चाहिए, और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से उसके लिए एक तरफ हट गया, और वह मुझे देखे बिना ही चला गया। मैंने उसके पास जाते हुए प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे दृढ़ निश्चय प्रदान करें। एक बार मैंने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था, लेकिन यह मेरे लड़खड़ाने और उनके पैरों पर गिरने के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि आखिरी क्षण में जब मैं उनसे 6 इंच दूर था, तो मेरा साहस जवाब दे गया। वह बहुत शांति से मेरे ऊपर से गुजरा, जबकि मैं एक तरफ गेंद की तरह उड़ गया। उस रात मैं फिर से बीमार हो गया, बुखार और बेहोशी में, और अचानक यह सबसे दुखद रूप से समाप्त हो गया। पिछली रात मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अपनी घातक योजना को अंजाम नहीं दूंगा और इसे पूरी तरह त्याग दूंगा, और इस उद्देश्य से मैं आखिरी बार निवेश की गया, बस यह देखने के लिए कि मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। अचानक अपने दुश्मन से 3 कदम दूर मैंने अप्रत्याशित रूप से अपना मन बना लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और हम एक दूसरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी गति से दौड़े। मैं 1 इंच भी नहीं हिला और उसके बराबरी पर निकल गया। उसने इधर-उधर देखा भी नहीं और ऐसा दिखावा किया कि उसे यह नज़र ही नहीं आया। लेकिन वह केवल दिखावा कर रहा था। मुझे इस बात का यकीन है। मुझे इस बात का आज भी यकीन है। बेशक मुझे इसका सबसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन यह बात नहीं थी। बात यह थी कि मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। मैंने अपनी गरिमा बनाए रखी थी। मैंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था, और खुद को सार्वजनिक रूप से उसके बराबर सामाजिक स्तर पर रखा था। मैं यह महसूस करते हुए घर लौटा कि मैंने हर चीज़ का पूरा बदला ले लिया है। मैं खुश था, मैं जीत से अभिभूत था, और इटली के गीत गा रहा था। बेशक मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 3 दिन बाद मेरे साथ क्या हुआ। अगर आपने मेरा पहला अध्याय पढ़ा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अधिकारी के अधिकारी का बाद में तबादला कर दिया गया। मैंने उसे 14 साल से नहीं देखा है। अब वह प्यारा आदमी क्या कर रहा है? वह किस पर चल रहा है? आगे का भाग हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच।